6, that is weather and climate. So open your books, page number 33. Let us start with our chapter. Chapter 6, Weather and Climate. Students, in this chapter we will study about weather as well as the climate. How can we define weather? Weather is defined as the condition of air, temperature, wind, air pressure, rainfall and humidity in the atmosphere at a given place and time. बच्चों, एक जगह पे और एक टाइम पर किस टाइप का, कैसा मतलब कि कंडीशन है, किसकी, एयर की, टेम्परेचर की, विंड की और एयर प्रेशर, साथ ही साथ रेनफॉल और ह्यूमिडिटी की क्या कंडीशन है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है, उसको क्या कहते हैं, वेदर. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि डे टाइम में सनी डे होता है, कभी कभी रेनी डे हो जाता है. इसी तरह नाइट में क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है, कूल होता है टेम्परेचर इन कंपैरिजन टू द डे टाइम. इन सबको क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं. वेदर कीप्स चेंजिंग. वेदर जो होता है चेंज होता रहता है, स्टिल नहीं रहता है. वी मे एक्सपीरियंस डिफरेंट वेदर कंडीशन इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग. हम लोग पूरे दिन भर में, अपने पूरे डे टाइम में हर तरह का वेदर कंडीशन एक्सपीरियंस करते हैं. फॉर एग्जांपल, मॉर्निंग में जैसे कि नॉर्मल कूल टेम्परेचर होता है, एयर का टेम्परेचर जो होता है वो काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है मॉर्निंग टाइम में. आफ्टरनून में क्या होता है, ज़्यादातर सनी डे होता है. या विंटर्स की अगर बात करें तो आफ्टरनून में कभी कभी धूप भी निकल आती है, सनी हो जाता है. एंड इवनिंग में भी इन कंपैरिजन टू द मॉर्निंग सेम टेम्परेचर रहता है. अ सनी डे में सडनली बिकम्स क्लाउडी एंड विंडी. कभी कभी जैसे आपने देखा होगा अगस्त या सितंबर का जब मंथ होता है तो कभी कभी सनी डे जो होता है कभी क्लाउडी हो जाता है, कभी विंडी हो जाता है, कभी बहुत तेज़ हवा चलने लगती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो जाता है, लगता है कि हाँ अब बारिश होने वाली है. तो ये सब क्या होता है, इन सबको क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं. वेदर अफेक्ट्स आर डेली एक्टिविटीज़. जो वेदर होता है वो हमारी डेली एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करता है. हमारी डेली एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो किसके अकॉर्डिंग चलती हैं, वेदर के अकॉर्डिंग. जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा सनी डे है तो फिर हम लोग कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हैं. बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही है जिस दिन, तो उस दिन हम लोग फुल स्लीव्स के क्लॉथ्स पहनते हैं. वी चूज़ आर क्लॉथ्स एंड आर फूड अकॉर्डिंग टू द वेदर. हम लोग अपने क्लॉथ्स भी और हम लोग अपना फूड भी वेदर के अकॉर्डिंग ही चूज़ करते हैं. जैसे कि फूड में अगर देखा जाए, जिस दिन बहुत ज़्यादा सनी डे होता है, बहुत जिस दिन गर्मी होती है, बहुत हॉट टेम्परेचर होता है, उस दिन ज़्यादा ऑयली खाने का मन नहीं होता है. बट जिस दिन रेनफॉल होती है उस दिन आपके मम्मी या आपके पापा क्या बनाते होंगे, पकौड़ी वगैरह बनती होगी सबके घर में. ओके, नाउ कम टू दिस MCQ. The atmospheric condition at a given place and time is called weather. Now students, come to this read to know. Scientists who study the weather are called meteorologists. जो साइंटिस्ट वेदर के बारे में स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं, मीट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं. ठीक है. Now, weather conditions that prevail over a vast area and for a long period of time is called climate. अब ऐसा वेदर जो कि काफ़ी टाइम पहले से चलता चला आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, क्लाइमेट. जैसे कि आजकल क्या चल रहा है, समर सीज़न चल रहा है नॉर्मली, तो काफ़ी टाइम से देखा जाए तो ये अप्रैल के मंथ से ये स्टार्ट हो जाता है और जनवरी रहता है अक्टूबर तक. ठीक है. तो ये इतना बड़ा, जो इतना लॉन्ग पीरियड है, इसको कहते हैं क्लाइमेट. प्लेसेस आर सेड टू हैव ड्राई, हॉट, वेट और कोल्ड क्लाइमेट. जो भी जगह होती है, डिफरेंट प्लेसेस के डिफरेंट अलग अलग टाइप के क्लाइमेट्स होते हैं. कोई जगह ड्राई होती है, हॉट, वेट, कोल्ड क्लाइमेट, हर जगह के अपने अपने क्लाइमेट्स होते हैं. If they have same weather condition for a very long period of time, approximately 30 to 40 years,
क्लाइमेट ऑल्सो अफेक्ट्स आर वे ऑफ लाइफ। क्लाइमेट जो है वो हमारी डेली लाइफ को भी अफेक्ट करता है। आर क्लोथिंग, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड द फूड दैट वी ईट आर ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस वी लिव इन। हम जिस जगह पर भी रहते हैं वहाँ का जैसा क्लाइमेट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो डेली नेसेसिटीज़ हैं वो चलती रहेंगी। Different places in the world have different types of climate. जो भी places हैं अलग अलग जगह का अपना अलग अलग climate होता है। Countries like Canada, Norway, Sweden and Russia are very cold, while several parts of India, Myanmar, China, Bangladesh and Indonesia are hot and humid. जैसे कि हमने पढ़ा ये जो कंट्रीज़ हैं यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, काफ़ी कोल्ड रहता है। इसी जगह पे जो ये कंट्रीज़ हैं जो हमने सेकंड पार्ट में पढ़ी, इनका क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट एंड ह्यूमिड होता है। ठीक है, द रीजन्स विथ सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस हैव सिमिलर वे ऑफ लाइफ टू। अब जैसी भी वहाँ का क्लाइमेट रहेगा, जैसा भी क्लाइमेट रहेगा वैसा ही वहाँ का क्या रहेगा, स्पेंडिंग द वे ऑफ लाइफ, किस तरह से वहाँ के लोग रह रहे हैं, उनका जो लाइफ स्पेंड करने का तरीका रहेगा वो भी सबका अलग अलग रहेगा। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स। जो एक जगह की जो क्लाइमेट रहता है वो उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं ये अब हम पढ़ेंगे। देयर आर हाउ मेनी फैक्टर्स, 1 2 3 4 5 फैक्टर्स आर देयर। Factors that influence climate. Number 1 is the latitude or distance from the equator. सबसे पहले है कि latitude। अब latitude हम लोग ने स्टार्टिंग में चैप्टर्स में ही पढ़ा था। latitude कैसी लाइंस होती हैं, जो ऐसे horizontal लाइंस होती हैं उनको क्या कहते हैं, latitudinal लाइंस। अब कौन सी कंट्री ग्लोब में या मैप में कहाँ पे है इक्वेटर से, इक्वेटर कौन सी लाइन है, ये मिड लाइन जो है वो इक्वेटर है। तो इक्वेटर से कौन सी कंट्री कितनी दूरी पे है, कितने डिस्टेंस पे है, ये भी मैटर करता है कि वहाँ उस जगह का क्लाइमेट कैसा होगा और वहाँ के जो भी लोग होंगे वो किस टाइप की लाइफ स्पेंड कर रहे हैं उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। द अर्थ्स सरफेस इज हीटेड बाय द सन रेज ऑफ द सन। अब ये तो सबको ही पता होगा, नॉर्मल सी बात है कि जो भी अर्थ है हमारी, हम कहाँ रहते हैं, कौन से प्लैनेट में रहते हैं, अर्थ में। अब अर्थ में जो सन रेज पड़ रही हैं वो कैसे पड़ रही हैं, अब अलग जगह पे अलग अलग तरह से सन रेज भी पड़ रही हैं। प्लेसेस लोकेटेड ऑन और नियर द इक्वेटर रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। अब बच्चों जो प्लेसेस इक्वेटर पर ही हैं या इक्वेटर के थोड़ा भी इधर उधर पे हैं वो प्लेसेस डायरेक्ट सनरेज आती हैं उन तक, वाइल प्लेसेस नियर द टू पोल्स रिसीव स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन। लेकिन इसी जगह पे जो भी प्लेसेस ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल में हैं इनके पास कैसी सन रेज आती हैं, स्लैंटिंग, थोड़ी सी मतलब तिरछी होके सन रेज आती हैं। Slanting rays of the sun have to travel through a greater distance. अब ये एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई एक सन रेज आनी है, ये डायरेक्ट अगर हम यहाँ पे आ गए तो ये डायरेक्ट सन रेज आ रही हैं। अभी इधर से यहाँ पे सन है और यहाँ से आए ऐसे करके, तो कहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस हो रहा है, देखा जाए तो इधर साइड पे जो स्लैंटिंग रेज आएंगी उधर साइड पे ज़्यादा डिस्टेंस हो रहा है। तो फिर देखते हैं जो स्लैंटिंग रेज आती हैं वहाँ पे कैसा क्लाइमेट रहता है और जहाँ डायरेक्ट रेज आती हैं वहाँ पर कैसा क्लाइमेट होता है। एंड हैंस लूज मोस्ट ऑफ देयर हीट। अब जो स्लैंटिंग रेज आती हैं वो ज़्यादातर उनकी जो रेज होती हैं, उनकी जो हीट होती है, सन रेज में जो हीट रहती है वो आधे से ज़्यादा हीट तो वो बीच में ही इधर उधर ही वो चली जाती है, एज कम्पेयर टू द डायरेक्ट रेज दैट ट्रैवल अ शॉर्टर डिस्टेंस। अब जो सन रेज डायरेक्टली इक्वेटर पे फॉल हो रही हैं
वहाँ पे कैसा रहता है, बहुत ही ज़्यादा हॉट रहता है। शॉर्टर डिस्टेंस एंड हेंस रिटेन मोस्ट ऑफ देयर हीट, इसलिए ज़्यादातर हीट तो कहाँ पड़ रही है, मेन इक्वेटर में ही पड़ रही है। सो द क्लोजर अ प्लेस इज टू द इक्वेटर द हॉटर इज इट्स क्लाइमेट। तो हमने इतना जो एक पैराग्राफ बच्चों पढ़ा, उससे हमको क्या कंक्लूजन मिला, कंक्लूजन ये मिला कि जो भी सन रेज हैं जो डायरेक्टली इक्वेटर पर आ रही हैं, वो क्या है, वो प्लेस क्या होगी, हॉटर होगी इन कंपैरिजन टू दीज स्लैंटिंग रेज। The closer a place to its pole, the colder its क्लाइमेट। जो प्लेस ज़्यादा से ज़्यादा पोल्स के पास में है, जैसे ये पोल्स के पास में जो जगह है, वहाँ का क्लाइमेट इन कंपैरिजन टू दिस इक्वेटर क्या होगा, कोल्ड होगा। और जैसे जैसे ये प्लेसेस पास आती जाएंगी इक्वेटर के, जैसे जैसे इधर से भी पास आती, नॉर्थ पोल से भी पास आती जाएंगी, साउथ पोल से भी पास आती जाएंगी, वैसे वैसे क्लाइमेट कैसा होता जाएगा, हॉटर होता जाएगा। ठीक है, मतलब बहुत ही गर्म होता जाएगा। क्यों गर्म होता जाएगा, क्योंकि इक्वेटर पर डायरेक्ट सनरेज फॉल कर रही हैं। और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्यों जो क्लाइमेट होगा वो कोल्ड होता चला जाएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो सनरेज हैं जो फॉल कर रही हैं वो स्लैंटिंग वे में फॉल कर रही हैं, तिरछी होके फॉल कर रही हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज द ऑल्टीट्यूड और हाइट अबव द सी लेवल। The rays of the sun heat the surface of the earth। अब बच्चों जैसा कि हम जानते ही हैं, जो भी रेज आती हैं सन की, वो जो अर्थ का सरफेस है, अर्थ की जो लेयर होती है ऊपर की, उसको क्या कर देती है, बहुत ज़्यादा हीट कर देती है, बहुत गर्म कर देती हैं। दिस हीटेड सरफेस देन हीट्स द एटमॉस्फेयर। और जो हीट किया हुआ जो सरफेस रहता है, जो एरिया रहता है, लैंड रहता है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो भी हीट हो जाता है, वो भी गर्म हो जाता है। प्लेसेस एट हायर ऑल्टीट्यूड्स रिसीव लेसर हीट दैन दोज प्लेसेस दैट आर एट लोअर ऑल्टीट्यूड्स। जो भी प्लेसेस हायर ऑल्टीट्यूड पे होती हैं वो थोड़ा सा कम हीट होती हैं, और जो प्लेसेस लोअर ऑल्टीट्यूड्स पे होती हैं वो प्लेसेस क्या होती हैं, ज़्यादा हीट होती हैं। ठीक है, हेंस द टेम्परेचर एट हायर ऑल्टीट्यूड्स आर लोअर दैन इन द प्लेन्स। द टेम्परेचर डिक्रीजेज एज द हाइट ऑफ द लैंड इंक्रीजेज। जैसे जैसे जो भी लैंड होता है इंक्रीज होता है, लैंड की जो भी हाइट होती है बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है। जैसे कि आपने देखा होगा माउंटेन एरिया में, हिली एरियाज़ में क्या होता है, टेम्परेचर कैसा रहता है, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है, वहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर होता है, मतलब कि वहाँ पे थोड़ा कूलर टेम्परेचर होता है। और जैसे जैसे आप प्लेन्स एरिया में आएंगे वहाँ पे टेम्परेचर कैसा होता है, हॉटर टेम्परेचर होता है। दिस इज़ द रीज़न बाय हिल स्टेशंस। यही रीज़न है बच्चों कि हिल स्टेशन जो हैं क्या होते हैं, कूलर प्लेस होते हैं, कूलर दैन प्लेन्स इवन इन समर। यहाँ तक कि जो भी हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे गर्मियों में भी प्लेन्स जो होते हैं कैसे होते हैं, हॉट होते हैं। लेकिन जो हिमालयाज़ वगैरह हैं, जो भी हिल स्टेशंस हैं, वहाँ पे समर्स में भी वहाँ पे कूल टेम्परेचर ही होता है। मोस्ट पीक्स इन द हिमालयन माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो इवन ड्यूरिंग समर्स। जैसे कि हिमालयन माउंटेन्स हैं, वहाँ पे समर्स में भी जो भी रेंजेस, माउंटेन का जो टॉप होता है वो किससे कवर होता है, स्नो से कवर रहता है। इफ़ यू हैव बीन ऑन अ हॉलीडे इन द हिल्स यू वुड हैव नोटिस्ड। बच्चों अगर आप भी अगर हिली एरियाज़ में गए होंगे तो आपने भी ये बात को नोटिस किया होगा, ये देखा होगा, इट गेट्स कूलर एज यू गो अप। आप जैसे जैसे ऊपर चले जाएंगे, जैसे कि माउंटेन रेंजेस पे जैसे जैसे चले जाएंगे, वैसे वैसे वहाँ का जो भी टेम्परेचर रहेगा वो कूल होता जाएगा। और जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे, जैसे कि प्लेन्स में आते जाएंगे, वैसे वैसे जो भी टेम्परेचर रहेगा वो हॉटर होता चला जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल दार्जिलिंग एट अ हाइट ऑफ 6,982 फीट अबव सी लेवल। मतलब कि जो दार्जिलिंग की जो भी हाइट है कितनी है,
6982 फीट है, सी लेवल से इतना ऊपर है वो, इस वजह से इज़ कूलर दैन दिल्ली विच इज़ एट सी लेवल। इसीलिए जो दार्जिलिंग है वो क्या है, कूलर है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, ठंडा है इन कंपैरिजन टू दिल्ली, क्योंकि दिल्ली क्या है, सी लेवल पे है, प्लेन्स में है, इसलिए वहाँ पे जो भी टेम्परेचर रहता है बहुत ही हॉट रहता है समर सीजन में। द नेक्स्ट फैक्टर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब देखेंगे जो भी प्लेसेस है सी के पास में है तो वहाँ का टेम्परेचर कैसा है रहता है, जो भी प्लेसेस है सी से थोड़ा काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो वहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है, ये देखते हैं। प्लेसेस नियर द सी, फॉर एग्जाम्पल मुंबई एंड कोलकाता, आर नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। अब जैसे कि प्लेसेस जो हैं मुंबई और कोलकाता, ये ना ही ज़्यादा हॉट होती है ना ही ज़्यादा कोल्ड होती हैं। पूरे साल की अगर हम बात करें, मतलब पूरे ईयर की बात करें, तो ये दोनों प्लेसेस ना ही ज़्यादा हॉट होती हैं ना ही कोल्ड होती। क्यों नहीं, क्योंकि इनके बगल में क्या है, सी है। आपने देखा होगा मुंबई में भी वहाँ पे काफ़ी बड़ा सा एक ओशन है और कोलकाता में भी रिवर्स वगैरह है, इस वजह से वहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है। दे हैव मॉडरेट क्लाइमेट, वहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, नॉर्मल क्लाइमेट रहता है। वेयर एज दोज फार अवे फ्रॉम द सी हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट। इसी जगह पे जो भी ऐसी जगह होती हैं जो कि सी वगैरह से काफ़ी दूरी पे होती, काफ़ी दूर है, फार अवे मतलब कि काफ़ी दूर पे जो है वहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहता है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है, एक्सट्रीम होता है, मतलब बहुत ही गर्म होता है। डैट इज़ दे आर वेरी हॉट इन समर, मतलब कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है समर्स में, एंड वेरी कोल्ड इन विंटर, और जब विंटर्स होते हैं तो कोल्ड भी बहुत ज़्यादा होता है। इन समर द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर एंड वार्म्स द एयर अबव इट। जब समर होगा तो जो लैंड एरिया है वो बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है और वहाँ पे फिर कैसी हवा चलने लगती है, कैसी हवा ब्लो करने लगती है, गर्म हवा ब्लो करने लगती है, वार्म एयर। This warm air rises, making way for the cooler air from the sea to blow in. This cool breeze coming from the sea cools the land near the coast. In winter, the sea loses heat slowly and therefore it remains warm. This warm air rises and blows towards the land and makes it वार्म। अब देखिए जो भी एरियाज पास में रहते हैं सी के वो जल्दी ना ज़्यादा गर्म हो पाते हैं ना ही ज़्यादा ठंडे हो पाते हैं, वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। नेक्स्ट इज द ह्यूमिडिटी। Now, when area has a large content of moisture or water vapor in it, it leads to humidity. जब भी बच्चों एयर में बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है या वाटर वेपर होता है तो ये ह्यूमिडिटी हो जाती है। जैसे बहुत आपने देखा होगा कि अगस्त और सितंबर के टाइम में काफ़ी ह्यूमिड क्लाइमेट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा जैसे चिपचिपा टाइप का क्लाइमेट हो जाता है, बॉडी एकदम चिप होने लगती है। ह्यूमिड एयर ऑल्सो अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। जो ह्यूमिड एयर होती, जो चिप वाली जो एयर होती है उससे भी क्लाइमेट अफेक्ट होता है। इट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न ऑफ रेनफॉल। यही एक रीज़न है, जब भी रेनफॉल होती है तो ज़्यादातर ऐसा क्लाइमेट हो जाता है। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड द सीजन इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। Places with cold climate experience snowfall instead of rainfall. अब बच्चों देखिए जैसी रेनफॉल होगी और वैसा ही वो डिपेंड करता है कि कैसा क्लाइमेट हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही है तो बहुत अच्छा वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का जो भी वेदर हो जाएगा वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। और ये देखिए कि जैसे कि जो भी कोल्ड क्लाइमेट वाली जगह होती हैं वहाँ पे ज़्यादातर क्या होती है, स्नोफॉल होती है इंस्टेड ऑफ रेनफॉल। वहाँ पे स्नोफॉल होती है ना कि रेनफॉल। वहाँ पे रेनफॉल कम होती है, स्नोफॉल ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज द डायरेक्शन ऑफ विंड्स। Winds have a great effect on the climate of a
place. Depending from where the wind originate, they may be cool, hot, ड्राई और फुल ऑफ मॉइस्चर. अब देखिए विंड का भी एक बहुत ही बड़ा असर पड़ता है क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस से, कि किस जगह का कैसा क्लाइमेट है. तो विंड भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है. अब जैसे कि डिपेंडिंग फ्रॉम वेयर द विंड ब्लो, किधर तरफ से कैसी विंड आ रही है, कि किसी तरफ से कूल विंड आ रही है, कहीं से हॉट आ रही है, ड्राई की फुल ऑफ मॉइस्चर. तो डिपेंड करता है किस टाइप की विंड ब्लो कर रही है. विंड ब्लोइंग फ्रॉम डेजर्ट एरिया आर हॉट एंड ड्राई. अब अगर विंड जो है वो डेजर्ट एरिया साइड से आ रही है तो कैसी विंड कैसी होगी, हॉट एंड ड्राई होगी, ऑब्वियस सी बात है. वाइल दोज ब्लोइंग फ्रॉम द सी आर कूल एंड मॉइस्ट. लेकिन यही है, अगर सी साइड से अगर कोई भी एयर आ रही है तो वो कैसी होगी, कूल रहेगी और थोड़ी सी मॉइस्ट टाइप की होगी. उसमें थोड़ा सा वाटर कंटेंट भी होगा जो कि ह्यूमिडिटी बढ़ा देता है. फॉर एग्जाम्पल दिल्ली इज हॉट इन समर ड्यू टू द ड्राई एंड हॉट विंड ब्लोइंग फ्रॉम राजस्थान. अब दिल्ली में गर्मी क्यों पड़ती है, क्योंकि जो हॉट एयर है वो राजस्थान से आ जाती है. इसी वजह से वहाँ का जो क्लाइमेट हो जाता है बहुत ही ड्राई हो जाता है और हॉट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ड्राई एंड हॉट विंड आती है. कहाँ से, राजस्थान से आ जाती है. वाइल इन विंटर कोल्ड विंड्स फ्रॉम द हिमालयाज कॉज अ कोल्ड वेव इन नदर्न इंडिया. इसी जगह पे वहाँ पे देखिए, जो दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है और विंटर्स में ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है. तो विंटर्स में क्या होता है, दिल्ली में कोल्ड विंड्स आ जाती हैं, किधर साइड से, हिमालयाज से आती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर जो होता है बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर हो जाता है. विंड प्ले अ मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स दैट कॉज रेन. अब आप सबने वाटर साइकिल पढ़ा ही होगा, कैसे क्या होता है उसमें, आप सबको ही ये चीज़ पता होगी. तो विंड का उसमें एक बहुत ही मेजर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है. किसमें, रेन में. रेन कैसे बनती है, तो विंड की ही वजह से, क्योंकि विंड किस तरह से पूरा साइकिल चलता है वो आप सब जानते हैं. विंड दैट ब्लो ओवर ओशंस एंड सीज कैरी मॉइस्चर. विंड ब्लो होती है, विंड मतलब हवा चलती रहती है और सी से या ओशन से जितना भी वाटर वेपर होता है, जितना कंटेंट होता है वाटर वेपर का, सब अपने तक ले जाती है. दीज मॉइस्ट विंड राइज अप एंड कूल टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट. यही विंड्स, मॉइस्ट विंड जो है ये जब ऊपर जाती हैं क्लाउड्स बनते हैं और वही जो है आपको वाटर फॉर्म में नीचे फिर रेन की तरह फिर फॉल डाउन एज अ रेन. ओके, now the next is when winds reach a mountain they are forced to rise. As they rise they cool and form water droplets that cause rain. जैसे जैसे winds और above rise करती हैं, blow करती हैं जैसे ही winds, तो क्या होता है, mountains वगैरह सब जगह जाते हैं. hence it rains more in mountains areas. Areas near the sea coast also get more rain. Now come to this MCQ. Water content in the air is also known as, yes students, you all are correct, it's humidity. Now climatic और heat zones. अब हम पढ़ेंगे heat zones और climatic क्या कौन कौन सी zones हैं. The earth is divided into 3 climatic और heat zones. कितनी zones में earth को divide किया गया है, 3 zones में. This division is based on the intensity of sunlight received by a particular place and also the rainfall. ये जो division हुआ है किस basis पे हुआ है, कि जहाँ का बहुत ही hot and humid climate है उसका एक हो गया है. नेक्स्ट जो है जहाँ पे ना ज़्यादा हॉट होता है ना ही ज़्यादा कूल होता है उस पे हो गया एक और लास्ट जो हुआ है वो हुआ है कि कहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर है. ठीक है. द शेप ऑफ द अर्थ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सिंस इट इज़ curved. The rays of the sun have to travel a greater distance and in slanting manner to reach the higher altitudes. The 3 climatic zones or heat zones are, number 1 is the torrid zone, next the tropical region, second is the temperate zone, the temperate region, and the last is the frigid zone, the polar region. Now students, here you can see this
how this earth is divided into these zones. You have to draw this diagram in your notebook. It is very important. Okay. Now students, let us just discuss about these three zones in brief, and yes, in the upcoming chapters we will discuss about these three zones in detail also. Okay, number one is the torrid zone. Let us first discuss about its location. It lies on both side of the equator. जो torrid zone होती है वो equator के दोनों साइड पे होती है. जैसे कि आप देखेंगे ये है, ये इक्वेटर है, ये बीच में जो लाइन होती है इक्वेटर की होती है, और इसके दोनों साइड पे क्या है, टॉरिड जोन है. ठीक है. नेक्स्ट, इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इन द नॉर्थ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द साउथ. द क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर. जो टॉरिड जोन का क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है, हॉट होता है और ह्यूमिड टाइप का होता है. ह्यूमिड हम लोग ने पढ़ा है अभी, क्या होता है ह्यूमिड का मीनिंग. This is because the rays of the sun fall directly on this area. यही रीज़न है, हमने अभी स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि जो भी इक्वेटर पे जो भी रीजन होगा वहाँ पे कैसे फॉल करती है सनलाइट, वहाँ पे डायरेक्टली सनलाइट फॉल करती है. The sun shines brightly and the temperature is high all the year round. यहाँ पे डायरेक्टली सन रेज आती है, इसी वजह से बहुत ही यहाँ का जो भी टेम्परेचर रहता है बहुत ही हाई रहता है पूरे ईयर. इट रेन्स वेरी हेविली एवरी आफ्टरनून. यहाँ पे आफ्टरनून में दोपहर के टाइम पे रेन भी होती है. द एरिया इज कवर्ड विथ थिक एंड डेंस फॉरेस्ट. यहाँ पे जो भी एरिया है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे रेन अच्छे से होती है इसी वजह से यहाँ का वेजिटेशन है काफ़ी अच्छा है. दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज रेन फॉरेस्ट. यहाँ के जो भी फॉरेस्ट हैं उनको क्या बोलते हैं, रेन फॉरेस्ट भी के नाम से भी जानते हैं. द नेक्स्ट जोन इज द टेम्परेट जोन. दिस एरिया लाइज बिटवीन द टॉरिड एंड द फ्रिजिड जोन. In both hemisphere, between the Tropic of Cancer and Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere. अब जो भी टेम्परेट जोन है वो कहाँ पे है, आप देख सकते हैं ये नॉर्थ टेम्परेट जोन है और ये साउथ टेम्परेट जोन है, और ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और ये साउथ एंटार्क्टिक सर्किल है. इन दोनों के बीच में क्या है हमारी, ये क्या है, साउथ टेम्परेट जोन है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्किल के बीच में हमारी क्या है, नॉर्थ टेम्परेट जोन है. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, द क्लाइमेट. दिस एरिया इज नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड. बच्चों यहाँ का जो एरिया होता है, यहाँ का जो भी रीजन होता है, ये ना ही ज़्यादा बहुत ही हॉट होता है ना ही बहुत ही कोल्ड रहता है. यहाँ का जो भी टेम्परेचर रहता है वो बहुत ही मॉडरेट टाइप का रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है. दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. क्या रीज़न है इसके पीछे, हम लोग ने एक बार और इस चैप्टर में पहले पढ़ा है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो भी सन रेज हैं वो कैसे फॉल करती है, स्लैंटिंग वे में, है ना, तिरछे होके स्लैंटिंग वे में यहाँ पे रेस पड़ती हैं, या इधर ये नॉर्थ टेम्परेट जोन में भी एज वेल एज इन द साउथ टेम्परेट जोन में, दोनों में कैसे सन रेज पड़ती है, स्लैंटिंग वे में. इसी वजह से यहाँ पे जो भी टेम्परेचर रहता है ना ज़्यादा हॉट रहता है और ना ही ज़्यादा कोल्ड रहता है. द सन नेवर शाइन्स ओवरहेड. यहाँ पे एकदम हेड पे कभी भी सन शाइन नहीं होता है. Hence the summers are not very hot and nor are the winters very cold. Most of the grasslands are found here. यहाँ पे इस जगह पे क्या फाउंड होते हैं, ज़्यादातर ग्रासलैंड्स यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं. Next is the last is the frigid zone. Location. This area lies between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and the Antarctic Circle and the साउथ पोल इन सदर्न हेमिस्फीयर. अब जैसे कि हम जानते हैं नदर्न हेमिस्फीयर इधर होता है बच्चों और सदर्न हेमिस्फीयर इधर होता है, तो ये वाली जोन है ये किधर है, नॉर्थ पोल और एंटार्क्टिक सर्किल के बीच में, मतलब कि ये है हमारी नॉर्थ फ्रिजिड जोन, और साउथ पोल और एंटार्क्टिक सर्किल के बीच में क्या है हमारी साउथ फ्रिजिड जोन. ठीक है. लेट अस डिस्कस अबाउट द क्लाइमेट ऑफ द फ्रिजिड जोन. This area has an extremely cold climate. यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है,
बहुत ही ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट होता है। ठीक है, आप भी इस तरह से अंडरलाइन करते जाइएगा जब चैप्टर की रीडिंग करिएगा, इससे आपके दिमाग में पॉइंट्स अच्छे से याद हो जाएंगे। दिस इज बिकॉज द सन्स रेज आर स्लैंटिंग एंड गिव वेरी लिटिल हीट। Summers are very short and cool and winters are long and severe। यहाँ पे जो summers होते हैं बहुत ही कम टाइम के लिए होते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे winters जो होते हैं बहुत ही लंबे समय के लिए रहते हैं और बहुत ही cold रहते हैं। The seas and lands in the Arctic and Antarctic Circle are frozen throughout the year। यहाँ पे जो Arctic Circle है और Antarctic Circle है वो पूरे टाइम के लिए थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे साल भर के लिए कैसे रहते हैं, फ्रोजन मतलब जमे हुए रहते हैं। किससे? स्नो और आइस से। आइसबर्ग्स और ग्लेशियर्स के बारे में हम लोग अपकमिंग चैप्टर्स में बच्चों पढ़ेंगे, इसलिए आप पैनिक मत होइएगा कि मैम इतनी जल्दी ये सब शॉर्ट में बता दे रही हैं। हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है। दिस लैंड इज़ फेमस फॉर इट्स मिडनाइट सन। जो फ्रिजिड जोन है वहाँ पे एक ऐसा लैंड है जिसको क्या बोलते हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, ओके। The sun does not set for days at a stretch for 6 months। जो वहाँ पे एक ऐसा रीजन है बच्चों, उस रीजन का नाम है ग्रीनलैंड। याद कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ग्रीनलैंड है उस रीजन का नाम। वहाँ पे अप्रॉक्स 6 मंथ तक वहाँ पे सन जो होता है सेट नहीं होता है। जो सन मतलब कि सेट मतलब डूबता भी नहीं है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, द लैंड ऑफ मिडनाइट सन ग्रीनलैंड को बोला जाता है। फॉर अनदर 6 months द सन डज नॉट राइज फॉर डेज एट अ स्ट्रेच। और काफ़ी डेज तक वहाँ पे सन राइज भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ का जो भी क्लाइमेट है बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट है। वेरी लिटिल वेजिटेशन इज़ फाउंड हियर। अब जब बच्चों जो ये फ्रिजिड जोन है और यहाँ पे जो एक कंट्री है क्या है, ग्रीनलैंड, जब ये पूरी तरह से स्नो और आइस में भरी हुई रहती है पूरे ईयर तक, तो फिर यहाँ पे वेजिटेशन तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से यहाँ पे बहुत ही कम वेजिटेशन मतलब प्लांट्स ग्रोथ जो होती है बहुत ही कम मिलती है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स कम टू दिस न्यू वर्ड्स। दीज न्यू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल ऑफ यू प्लीज लर्न दीज न्यू वर्ड्स, ओके। Alright students, now I hope that you all have understood the chapter properly. And yes, one very important thing I want to tell you to all of you, that in your half yearly examination you all will get questions from the mid of the chapter also. So read the chapter very properly, okay. Keep on studying